नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं गति, मोशन। देखिए, ये हमारी आज की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने पहली क्लास में मापन एवं मात्रक ये टॉपिक पढ़ा था। तो आप इस क्लास को देखने से पहले पहली क्लास को जरूर देखिएगा, इसके बाद इस सेकंड क्लास को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गति की स्टार्टिंग से पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी वस्तु की विराम अवस्था क्या होती है। पहले हम विराम अवस्था की बात करेंगे, देन बात करेंगे गति की। देखिए, विराम अवस्था की बात करें तो कोई भी वस्तु है, उसकी फिलहाल कोई भी स्थिति हो, अगर उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो, समय के साथ परिवर्तन नहीं हो, तो वो कंडीशन कहलाती है विराम अवस्था। ठीक है, किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी विराम अवस्था। और बात करें हम यहाँ दूसरी गति, तो गति क्या कहलाएगी? अगर किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, समय के साथ परिवर्तन हो, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी गति। तो अगर समय के साथ परिवर्तन होता है तो गति अवस्था कहलाएगी, और समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वो विराम अवस्था कहलाएगी। तो पहली चीज़ें आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी कि कोई वस्तु विराम अवस्था में कब होगी और गति की अवस्था में कब होगी। सीधा सीधा हम इनके समय के साथ परिवर्तन को देखते हैं कि उसकी स्थिति में परिवर्तन समय के साथ कितना हो रहा है। अगर समय के साथ परिवर्तन होता है तो गति होगी, और समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। ये हो गई विराम अवस्था और गति की अवस्थाओं की बात। इसके बाद बात करें हम, तो यहाँ बात करेंगे हम वस्तुओं की गति के प्रकार की। देखिए, वस्तुओं की गति कितने प्रकार की होती है उस चीज़ की बात करेंगे हम। वस्तुओं के गति के प्रकार। अब बात करें हम वस्तुओं की गति के प्रकारों की। तो देखिए, वस्तुओं की गति के प्रकारों की बात करें तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। अच्छा, सरल रेखीय, इसी के साथ में हम पढ़ेंगे एक स्थानांतरित गति। स्थानांतरीय गति। तो दोनों चीज़ें क्या होती है ये दोनों ही हम पढ़ेंगे साथ के साथ। देखिए, सरल रेखीय गति और स्थानांतरित गति दोनों आपस में लिंक है। किस प्रकार लिंक है ये चीज़ें आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, बात करें अगर हम सरल रेखीय गति की, तो कोई भी कण, कोई एक सीधा कण होगा जो एक सरल रेखा में गति कर रहा हो। जब कोई एक कण सीधी सरल रेखा में गति कर रहा हो, सरल रेखा में गति कर रहा हो, तो ये जो गति होगी वो कौन सी गति कहलाएगी? वो कहलाएगी सरल रेखीय गति। इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? ये गति कहलाएगी सरल रेखीय गति। ठीक है, तो सरल रेखीय गति क्या होगी? कोई भी कण अगर सरल रेखा में गति कर रहा है तो वो कहलाएगी सरल रेखीय गति। और बात करें स्थानांतरित गति की, तो इसमें क्या होगा कि जब कोई वस्तु, अब हम कण की बात नहीं कर रहे, यहाँ जो भी होगा एक पार्टिकल, एक वस्तु की बात कर रहे हैं। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तो वो कहलाएगी स्थानांतरीय गति। तो सरल रेखीय गति में तो कोई होगा कण, और स्थानांतरीय गति में होगी कोई वस्तु, और दोनों ही सरल रेखा या सीधी रेखा में गति करते हैं तो वो आपस में इन नामों से जानी जाएगी। तो सरल रेखीय गति तो क्या होगी कि जब कोई कण सरल रेखा में गति करता है तो वो सरल रेखीय गति कहलाएगा। और इसी प्रकार से जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तो वो कहलाएगी स्थानांतरीय गति। तो पहला टाइप आपको समझ में आ गया होगा, सरल रेखीय और स्थानांतरीय गति। अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, दूसरा प्रकार। तो दूसरे में हम पढ़ेंगे वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, तथा इसी के साथ में हम पढ़ेंगे घूर्णन गति। वृत्तीय गति तथा घूर्णन गति। अब देखिए, वृत्तीय गति क्या होगी और घूर्णन गति क्या होगी, दोनों की बात करते हैं। यहाँ भी जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, इस पर कोई कण होगा वृत्ताकार मार्ग पर, यह है वृत्ताकार मार्ग। तो जब कोई कण
वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा तो वो गति तो कहलाएगी वृत्तीय गति। और इसी प्रकार से जब कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर गति करेगी, अब इस बार बात हो रही है किसी वस्तु की, तो जब कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर गति करे और वो समान रूप से इस तरीके से पथ पर घूर्णन कर रही है, गति कर रही है, तो ये कहलाती है घूर्णन गति। तो कण की जो वृत्ताकार गति होगी उसे बोलेंगे वृत्तीय गति, और वस्तु की जो वृत्ताकार होगी अक्ष के चारों दिशाओं में घूमेगी, अक्ष के अनुदिश, वो गति कहलाएगी घूर्णन गति। तो वृत्तीय गति और घूर्णन गति में भी अंतर कण का और वस्तु का है, पथ दोनों का एक जैसा ही रहेगा। अब हम आगे चलते हैं, तीसरा जो टाइप्स आता है गति के प्रकार की, उसमें बात करेंगे हम दोलनी गति या कंपनिक गति। दोलनिक गति या कंपनिक गति की बात करेंगे। देखिए दोलनिक गति किसे कहेंगे, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु, कोई निश्चित बिंदु है, इस बिंदु के इधर उधर, कभी एक डायरेक्शन में कभी दूसरी डायरेक्शन में, तो किसी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करें तो वो गति कहलाएगी दोलनिक गति। जैसे सपोज एक कोई बिंदु है, यहाँ कोई वस्तु है, ये वस्तु कभी एक डायरेक्शन में गति करेगी, कभी दूसरी डायरेक्शन में गति करेगी, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, तो इधर उधर गति करेगी। एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति जो कहलाएगी वो दोलनी या काल्पनिक गति कहलाती है। तो ये तीनों के तीनों गति के प्रकार हो गए। उम्मीद है आपको गति के प्रकार समझ में आए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति क्या होती है। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति क्या होती है। देखिए तीनों को हम डिटेल से जानेंगे, समझेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक विमीय गति की। देखिए एक विमीय गति में क्या होगा कि जब कोई भी वस्तु स्थिति में केवल एक दिशा में बदलती है, वस्तु की स्थिति की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में बदले, एक दिशा में, तब उसे कहेंगे हम एक विमीय गति। वापस सुनिएगा ध्यान से, एक विमीय गति किसे कहेंगे, जब कोई वस्तु की स्थिति केवल और केवल एक ही दिशा में बदलती है तो उस वस्तु की जो गति होगी उसे हम एक विमीय गति कहेंगे। ठीक है, तो जब कोई वस्तु एक ही दिशा में उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, दिशा में बदलेगी, तो उसे कहेंगे हम एक विमीय गति। ये सामान्यतः सरल रेखा के अनुदिश होती है, सरल रेखा के अनुदिश। तो सरल रेखा में जो भी गति होगी वो एक विमीय गति होगी, सरल रेखा में, ध्यान रखिएगा। अब बात करें हम द्विविमीय गति की, तो द्विविमीय गति में क्या होगी, जो इसमें स्थिति होगी वस्तु की, वो स्थिति दो दिशाओं में बदलेगी। अगर जब कोई वस्तु की स्थिति दो दिशाओं में बदलेगी तो वो कहलाएगी द्विविमीय गति। और यहाँ जो गति होगी वो होगी समतल पर। तो समतल पर जो गति होगी वो द्विविमीय गति होगी, सरल रेखा में जो गति होगी वो एक विमीय गति होगी। तो दोनों बातें अभी तक की समझ में आई। तीसरी जो बात आती है वो आती है त्रिविमीय गति को लेकर के। तो यहाँ जो स्थिति में परिवर्तन होगा, स्थिति की जो दिशा बदलेगी वो कितनी दिशाओं में बदलेगी, वो 3 दिशाओं में बदलेगी। अगर किसी वस्तु की स्थिति 3 दिशाओं में बदलती है तो 3 दिशाओं में जो परिवर्तन होगा वो कहलाएगा त्रिविमीय गति। जब किसी वस्तु की स्थिति 3 दिशाओं में बदलती है तो वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। और ये जो गति होगी वो कहाँ होगी, वो होगी अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में होने वाली गति त्रिविमीय गति कहलाएगी, सरल रेखा में होने वाली गति एक विमीय गति कहलाती है, और समतल में होने वाली गति को द्विविमीय गति कहते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति क्या होती है। इसके बारे में आगे अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए कुछ चीज़ें और बता दें आपको, जैसे सपोज सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक ग्रह की जो गति होगी वो गति कैसे होगी। कुछ एग्जाम्पल में हम वैसे देख लेते हैं कि कोई सूर्य है,
इस सूर्य के, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमता है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमेगा इसकी जो गति होगी वो गति कैसी होगी? तो ये सूर्य बना दिया हमने, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो इसकी जो गति होगी वो गति कैसी होगी? वो होगी द्विविमीय गति। द्विविमीय गति, सूर्य के चारों ओर घूमता एक ग्रह की गति द्विविमीय गति का उदाहरण है। एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा। आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है, आकाश में पक्षी जो उड़ रहा है इसकी जो गति होगी वो कैसी होगी? तो ये होगी त्रिविमीय। त्रिविमीय, तो त्रिविमीय गति है। और इसी प्रकार से सड़क पर कोई कार दौड़ रही है, सड़क है, इस पर कोई कार दौड़ रही है, कोई कार चल रही है, तो ये गति कौन सी होगी? ये होगी एक विमीय गति। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों के एक एक एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, इनके बारे में बातें करते हैं। तो गति से संबंधित कुछ परिभाषाओं में सबसे पहली बात करेंगे हम इसकी स्थिति को लेकर के। पहले हेडिंग डाल लेते, गति से जुड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा। महत्वपूर्ण परिभाषा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गति से जुड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिति की। किसी भी वस्तु की स्थिति, पोजीशन क्या है? तो किसी भी निर्देश तंत्र में किसी कण की जो मूल बिंदु से दूरी होती है वो उसकी स्थिति को दर्शाती है। स्थिति की तुलना हमेशा कहाँ से करते हैं? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से कितनी दूर वह होगी, मूल बिंदु से जो दूरी होगी किसी भी कण की, वो उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो कण की दिशा में खींची गई रेखा कण की स्थिति सदिश कहलाती है। तो स्थिति सदिश क्या कहलाती है? कण की दिशा में खींची गई रेखा। सपोज ये कोई मूल बिंदु है, यहाँ कोई कण है, तो कण मूल बिंदु से कण की दिशा में जो रेखा खींची जाती है वो स्थिति सदिश कहलाती है। उसे कहते हैं हम स्थिति सदिश। किसी भी कण की, ये कोई कण हो गया हमारे पास, किसी भी कण, सॉरी ये तो क्या हुआ? मूल बिंदु, ये हो गया मूल बिंदु, मूल बिंदु, और ये कोई हो गया कण। तो मूल बिंदु से कण की ओर जो सरल रेखा, सीधी रेखा खींची जाती है वो रेखा क्या कहलाएगी? स्थिति सदिश कहलाएगी। तो पहली बात हो गई स्थिति को लेकर के। स्थिति हमेशा मूल बिंदु से और कण की स्थिति को नापी जाएगी। मूल बिंदु से किसी भी कण की दूरी उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट करेगी, उसकी स्थिति को दर्शाएगी। अब हम सेकंड बात करते हैं, वो आती है दूरी। ये दूरी क्या चीज़ होती है? देखिए, दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो दूरी क्या होती है? किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को उस वस्तु की दूरी कहेंगे। कोई भी कण गति कर रहा है या कोई वस्तु है किसी मार्ग पर चल रही है। सपोज यहाँ कोई एक वस्तु है, कोई कण है, ये कोई कण या वस्तु चल करके और कहीं दूसरी जगह पहुँच गया, इस जगह पहुँच गया हो, ठीक है, यह ए से बी पर पहुँच गया हो, तो इस दौरान कुल कितनी लंबाई वह चला है? तो जो कुल लंबाई आएगी वो पूरी लंबाई क्या कहलाएगी? वो दूरी कहलाएगी। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुँचने में जितनी लंबाई कुल चला गया है कण के द्वारा, वो चली गई लंबाई ही क्या कहलाती है? उसकी दूरी कहलाती है। अब तीसरी बात करते हैं विस्थापन। देखिए, दूरी समझ में आई। तीसरी जो बात आएगी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। देखिए, दूरी में हमने क्या पढ़ा? सपोज कोई कण ए पर है, इस कण ने चालू करना स्टार्ट किया, 5 मीटर चला, देन ऊपर 5 मीटर चला, फिर वापस 5 मीटर चला, फिर वापस 5 मीटर चला, और फिर वापस 5 मीटर चला, और ये बी पर पहुंच गया। तो कुल लंबाई कितनी चला? 5 + 5 + 5 + 5 + 5। तो टोटल जो लंबाई हुई यानी कुल दूरी जो चला वो तो कितनी चला? वो तो चला 25। अगर मीटर में तो 25 मीटर मान लेते हैं। और अब ध्यान दीजिएगा विस्थापन। जो स्टार्टिंग बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु, और जो अंतिम बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की जो सीधी दूरी होगी, सीधी दूरी कहलाएगी, वो विस्थापन कहलाएगी। सीधी कुल कितनी लंबाई है? ये लंबाई देखोगे आप 5, 10, 15। तो टोटल जो विस्थापन होगा
वो विस्थापन कितना हुआ, वो हुआ 15 मीटर। तो विस्थापन और दूरी दोनों उम्मीद है समझ में आई होंगी चीज़ें। एक बार फिर से किसी दूसरे एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। कोई वस्तु एक बिंदु पर है, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, 3 मीटर चली, नीचे 2 मीटर चली, वापस चल के यहाँ 4 मीटर चली होगी, फिर ऊपर 2 मीटर चली और यहाँ 1 मीटर चली और ये पहुँच गई बिंदु बी पर। तो इसकी बात करें यहाँ कुल दूरी तो कितनी हुई, तो कुल दूरी देखोगे आप 3 + 2 5 और 4 9, 2 11 और 1 12, कुल दूरी तो चला 12। और बात करें विस्थापन की, तो कुल विस्थापन कितना होगा इसका, तो विस्थापन में आप देखोगे ए से बी की सीधी दूरी, तो 3 ये 4 ये और 1 ये, 3 4 7 और 1 8, तो विस्थापन कितना होगा 8 मीटर। तो इस प्रकार से आप दूरी और विस्थापन दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। अब ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है वो समझिएगा कि जो गतिमान वस्तु होगी इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। नोट डाल के लिखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी गतिमान वस्तु है, गतिमान वस्तु, कोई भी वस्तु जो गति कर रही है उसका विस्थापन 0 हो सकता है, उसका विस्थापन 0 हो सकता है, विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन उसकी दूरी कभी भी 0 नहीं होती। ठीक है, क्या याद रखना है, किसी भी गतिमान वस्तु का विस्थापन तो 0 हो सकता है लेकिन उसके द्वारा चली गई दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। दूसरी बात, जो विस्थापन है इस विस्थापन का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वो फैक्ट है जहाँ से MCQ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होगा। देखिए, एक बात करी हमने दूरी की और एक बात करी हमने विस्थापन की। तो हम ये कह रहे हैं जो दूरी होगी वो हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगी या बराबर होगी। विस्थापन दूरी से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है, इस बात को आप समझ जाइएगा। विस्थापन दूरी से कभी भी अधिक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। दूरी का मान अधिक भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन दूरी का मान विस्थापन से कम नहीं हो सकता। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद है तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं तीनों के तीनों नोट को। तीनों में क्या पढ़ा हमने, पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि गतिमान जो वस्तु होगी इसमें विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। दूसरा जो पॉइंट पढ़ा हमने वो पढ़ा विस्थापन का जो मान है वो प्लस माइनस और 0 दोनों तीनों हो सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, जो दूरी है दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर या विस्थापन से अधिक होगा। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं हम। तो अब आगे बात करें तो अगला पॉइंट जो आता है इसमें वो 4th पॉइंट आता है चाल, स्पीड। देखिए, चाल किसे कहेंगे, किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में यानी इकाई समय में, एकांक या इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, उस वस्तु की चाल कहलाएगी। मतलब चाल कैसे बताएंगे हम, जो दूरी चली गई है, कितनी दूरी चली गई है और कितने समय में चली गई है, कितने समय में कितनी दूरी चली गई है, ये क्या कहलाती है, चाल कहलाएगी कण की। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा समय। अगर समय का मान 1 ले ले, एकांक मतलब 1 इकाई ले ले, तो चाल किसके बराबर आ जाएगी, दूरी के। तो इसी तरीके से हमने इसकी परिभाषा रखी है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को ही उस वस्तु की चाल कहते हैं।
और एक फैक्ट जो चाल के लिए तुम्हें याद रखना है वो क्या है कि चाल हमेशा अदिश राशि होती है। चाल कैसी राशि है? चाल अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक भी आप समझिएगा। देखिए पहले चैप्टर में हमने मापन और मात्रक पढ़ा था, वहाँ हमने डिटेल्स इनके बारे में नहीं जाना था। अब टॉपिक वाइज हम पढ़ते रहेंगे। चाल का जो मात्रक होगा, चाल का मात्रक क्या होता है? दूरी को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? मीटर में। समय को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? सेकंड में। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से अभी तक की चीज़ें हम बता देते हैं वापस से, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया टर्म्स में, तो स्थिति में क्या पढ़ा हमने? मूल बिंदु से जो कण की दूरी होगी, सीधी दूरी होगी, वो क्या कहलाएगी? उसकी स्थिति बताएगी। दूसरी बात करिए हमने दूरी की, तो ए से बी तक की जो सीधी लंबाई होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। आगे बात करें विस्थापन में क्या बताया? ए से बी की जो सीधी दूरी होगी, डायरेक्ट दूरी होगी, वो उस वस्तु का क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल देखे थे हमने। और नोट, स्पेशल नोटों का ध्यान रखना। नोट में हमने क्या क्या पढ़ा? गतिमान वस्तु, इसका विस्थापन 0 हो सकता है, दूरी 0 नहीं होगी। दूसरी बात क्या पढ़ी हमने? विस्थापन का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तीनों मान हो सकते हैं। और दूरी की बात करें, दूरी का मान हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगा या बराबर हो सकता है। विस्थापन दूरी से कभी भी अधिक नहीं होगा, ध्यान रखना। विस्थापन का मान कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। देन हमने बात करी चाल की। चाल किसे कहेंगे? एकांक समय में तय की गई दूरी को, किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में जो दूरी तय की गई वो दूरी क्या कहलाती है? उस वस्तु की चाल कहलाएगी। दूरी को मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे और समय को सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब इसके आगे का जो क्लास होगी वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का आप समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।